हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तरक्की की एक नई पाठशाला में। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग हमसे जुड़िए और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। रोज की तरह यानी डेली हम क्या कराते हैं, डेली हम यूपीटेट के महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। और क्या हमारी वॉइस आ रही है? चलिए ठीक है। हम वॉइस क्लियर प्लीज ऑडियंस, वॉइस आ रही है आप तक? सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। क्या हमको सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? कल जो था आपकी पीपीटी यानी कि कल आपके 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से 30 में से मैंने 15 क्वेश्चन किए थे, लेकिन जल्दी जल्दी में ज़्यादा देने की वजह से क्या हुआ, कुछ अचानक में काम पड़ गया, इसलिए जाना पड़ गया। लेकिन फिर से आपके लिए वही क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन और 15 उसके बाद में यानी 30 क्वेश्चन की एक ए सीरीज रहेगी और 30 क्वेश्चन आपको सेकेंड वाले में मिलेगा। यानी कि आज टोटल कितने 60 क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। 60 क्वेश्चन की श्रृंखला चलेगी। देखते हैं कौन कितना सही करता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोग जवाब देना। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है शैवाल यानी जो शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी सहजीवी पौधे हैं। फ्यूरेरिया है या लाइकेन है या मार्केंसिया है या रिक्सिया है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को सहजीवी के बारे में। क्या बताएंगे? सहजीवी। आखिर यह सहजीवी क्या होता है? तो जैसे कि मान लो पारतंत्र में दो जीव हैं, यानी हमारे इकोसिस्टम में कोई भी दो जीव हैं, यानी कि एक ए है और दूसरा ए है। अगर एक जीव दूसरे को लाभ पहुंचाए, कहने का मतलब ए वाला जीव इसको लाभ पहुंचाता है और दूसरा वाला जीव यानी जो दूसरा देख रहे हैं आप, ये दूसरा वाला पहले को लाभ पहुंचाता है। इस तरीके से परस्पर क्या कर रहे हैं? परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। इसलिए ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? यही होता है सहजीवी। अगर सहजीवी की बात करें तो जो इसका एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और जिसका नाम क्या हो जाता है? जिसका नाम हो जाता है लाइकेन। ये लाइकेन क्या होते हैं? ये लाइकेन क्या होते हैं? तो ये लाइकेन जो होते हैं ये होते हैं वायु प्रदूषक। यानी कि ये होते हैं क्या? ये होते हैं वायु प्रदूषक। यानी कि जहाँ की वायु ज्यादा प्रदूषित है वहां पर लाइकेन के पौधे क्या किया जाता है? रोपित किए जाते हैं। यानी जो लाइकेन है वो क्या है? इंडिकेटर का काम करते हैं, ये सूचक का काम करते हैं, इंडिकेटर का काम करते हैं। इसलिए लाइकेन क्या हो जाते हैं? सूचक हो जाते हैं, वायु प्रदूषक। दूसरी बात, अगर बात करें शैवाल, यानी शैवाल को क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। शैवाल को कह लेते हैं एल्गी। और जो कवक होता है इसको कहते हैं फंजाई, यानी कहते हैं फंगस। फंगस कहते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे लाभ पहुंचाते होंगे, यानी ये एक दूसरे को कैसे लाभ पहुंचाते होंगे? देखिए आप लोग, जैसे कि मान लो ये क्या है? ये आधार है, ये आधार है, यानी मान लो कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर क्या है? ये क्या है? ये है आपका कवक, यानी ये है आपका कवक है। और इस कवक के ऊपर क्या है? इस कवक के ऊपर ये है शैवाल। ये है क्या? ये है शैवाल। अब कैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं? देखिए मित्रों, कैसे ये लाभ पहुंचाते हैं। जो ये फंजाई है यानी जो ये कवक है, कवक नीचे से क्या ले रहा है? जल ले रहा है, यानी ये जल ले रहा है। और ये जल किसको दे रहा है? ये जल दे रहा है शैवाल को। और जब ये जल शैवाल को दे रहा है तो शैवाल क्या कर रहा है? शैवाल में पाया जा रहा है क्लोरोफिल, यानी शैवाल में पाया जा रहा है क्लोरोफिल।
और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यानी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी साथ में लेकर के ये भोजन का निर्माण करता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और जब ये निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट का यानी भोजन का निर्माण करता है तो ये भोजन किसको मिलता है, कवक को मिलता है। और कवक क्या करता है, इसको जल देता है। इस तरीके से परस्पर यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। रिया अग्निहोत्री स्वागत है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रिया जी आ चुकी हैं हमारी क्लास में। तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सहजीवन बना रहे हैं यानी कि परस्पर यानी एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए ना तो फ्यूरेरिया होगा, ना तो मार्केंसिया होगा, ना तो रिक्सिया होगा, यानी जो हमारा क्वेश्चन होगा वो लाइकेन होगा। और लाइकेन क्या होते, इंडिकेटर होते हैं। इनका एक ही काम होता है, वायु प्रदूषक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एंटी अमीबा हिस्टोरिकल यानी एंटी अमीबा हिस्टोरिकल से होने वाले रोग का नाम है, क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन मलेरिया है, दूसरा ऑप्शन पेचिस है, सी टाइफाइड है और आपका पीलिया है। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। एंटी अमीबा की बात करें यानी एंटी अमीबा की बात करें तो ये कहाँ, ये जो है हमारे ये अमीबा होता है, क्या होता है, अमीबा होता है। और ये अमीबा क्या करता है, हमारी आंत में जाकर यानी हमारी आंत में जाकर के आंत में क्या करता है, ये घाव कर देता है। और जब ये घाव कर देता है तो वहां से क्या निकलता है, वहां से ब्लड निकलता है यानी क्या निकलता है, खून निकलता है। और ये खून क्या करता है, ये खून जाकर के पेचिस यानी जिसको कहते हैं मल यानी मल में जाकर के मिल जाता है और मल के माध्यम से क्या करता है, पेचिस यानी पेचिस का निर्माण करता है। यानी इससे होने वाला जो रोग है उसका नाम क्या है, पेचिस। पेचिस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेक योर क्लास। ठीक है, थैंक यू। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की ओर। अधिकांश कीट यानी इंसेक्ट की बात कर रहा है बेटा, किसकी बात कर रहा है, इंसेक्ट की बात कर रहा है। इंसेक्ट किस प्रकार श्वसन करते हैं यानी कि रिस्पायरेशन यानी क्या करते हैं, श्वसन किस प्रकार का। अधिकांश जो कीट होते हैं वो किस प्रकार से रिस्पायरेशन यानी श्वसन की क्रिया करते हैं। हमने बताया था क्या त्वचा से करते हैं, तो ना 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 बिल्कुल गलत। यानी गलफड़ों से करते हैं तो नहीं, फेफड़े के द्वारा नहीं। इस तरीके से हमको सही आंसर टिक करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप पेपर में बैठे यानी जब भी पेपर दे रहे हो तो सारे ऑप्शनों को क्या करें, टिक करें। और जो सही आंसर हो उसको ऑप्शन ऐसे इस तरीके से पहले एक क्वेश्चन फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं फिर तीसरा, इस तरीके से हम सही वाले को ढूंढ लेते हैं। यानी कि ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा अधिकांश कीट क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। चलते हैं आगे की ओर। कैलेमाइन यानी कैलेमाइन क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कैलेमाइन क्या है, तो आपको जवाब देना है कैलेमाइन क्या है। कैलेमाइन एक धातु है। अब क्वेश्चन कह रहा है अयस्क है, ये किसका अयस्क है, तो बताइए आप लोग। जिंक का है, कापर का है, मैग्नीशियम का है या आयरन का है। बताइए मैग्नीशियम का या कापर का या जिंक का या ऑप्शन नंबर डी आयरन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। सर लुकिंग एवरी स्मार्ट, थैंक यू। देखिए कैलेमाइन की अगर बात करें, कैलेमाइन की बात करें तो जिंक विल बी करेक्ट आंसर। यानी कैलेमाइन क्या है, एक धातु है, मेटल से, और इसका जो एस्क है उसका नाम क्या है, जिंक। चलते हैं आगे की ओर। जलीय यानी जलीय तथा कीट बच्ची पौधा है। कौन सा पौधा ऐसा है जो जलीय तथा कीट बच्ची यानी कीटों का क्या, कीटों का भक्षण करता है। जैसे इंसान क्या है, इंसान सर्वाहारी है, वो क्या करता है, सारा कुछ मिल जाए उसको, वो हर चीज खाना पसंद करता है। यानी हर चीज खाना क्या करता है, पसंद करता है। उसी तरीके से क्या होता है,
ये जलीय पौधा जो होता है कीटों का भक्षण करता है। तो आपको बताना है क्या यूट्रिकुलेरिया है या डायोनिया है या डोसेरा यानी ड्रोसेरा है या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बिल्कुल आप लोग आंसर देते रहिए और हम देख पा रहे हैं आपके आंसर। तो देखिए यानी डायोनिया, डायोनिया एक ऐसा पौधा होता है, डायोनिया एक ऐसा पौधा होता है जो कीटों का भक्षण करता है। यानी क्या करता है बच्चा, कीटों का भक्षण करता है। डायोनिया विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इंटरनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, मधुमेह को यानी डायबिटीज को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावण करती है। यानी कि जो डायबिटीज होती है उसको कंट्रोल में करने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, यानी कौन सी ग्रंथि हार्मोन का स्रावण करती है। ऑप्शन है एड्रीनल ग्लैंड्स, अग्नाशय या पीयूष या थायराइड ग्रंथि। आपको बताना है ये ग्वाइटर से संबंधित है, ये वाली ग्रंथि ग्वाइटर से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए आप लोगों ने कल भी अच्छा जवाब दिया, आज भी अच्छे से ही जानते हैं कि अग्नाशय, यानी अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो क्या करती है, मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है, यानी यही ग्रंथि होती है अग्नाशय। चलते हैं आगे की और सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, यानी सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ जीव खोजें दी गई हैं। तो इससे इसको मैच करना है, जैसे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो आपको बताना है इसका आंसर। अगर बात करें लुई पास्चर की, इन्होंने एंथ्रेक्स और फर्मेंटेशन, यानी एंथ्रेक्स जीवाणु और फर्मेंटेशन माने होता है किण्वन, यानी दूध का जब पास्चुराइजेशन किया जाता है बच्चा, दूध का जब पास्चुराइजेशन किया जाता है तब क्या होता है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। यानी कि अगर बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन से रिलेटेड हो जाते हैं। एडवर्ड जेनर की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, चेचक का टीका खोजा था, इन्होंने चेचक का टीका खोजा था। और रॉबर्ट कोच की बात करें तो ये किससे रिलेटेड हो जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यानी कि इसमें हमने कल भी बताया था आपको, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है। यानी कि अगर बात करें पहले का, यानी ए का कौन सा होगा, ए का होगा आपका चौथा, यानी कि ए का होगा चौथा। और बी की बात करेंगे तो बी का कौन सा होगा, बी का होगा पांचवा। सी की बात करेंगे, सी का होगा आपका, सी का होगा पहला और दूसरा दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों होंगे। और बात करेंगे जब डी की, यानी ऑप्शन डी का होगा आपका रॉबर्ट कोच ने लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यानी डी का होगा तीसरा। इस तरीके से आपके ऑप्शन मैच करेंगे। चलते हैं आगे की ओर। देखिए मूल गोप नहीं पाया जाता, यानी किसमें मूल गोप नहीं पाया जाता है, पहला ऑप्शन है। अब मूल गोप क्या होता है, जैसे कि कुछ पौधे होते हैं, जैसे कि मूल गोप किसमें नहीं पाया जाता है, तो आपको बताना है। जैसे कि ये जड़ है, ये क्या है, ये जड़ है, जड़ के नीचे ए वाली जो संरचना होती है, ए वाली जो संरचना होती है, जो मुख्य जड़ होती है उसके सेल्स की क्या करती है, यानी जो मुख्य भूमि होती है वो जो मुख्य जड़ होती है उसकी कोशिकाओं की रक्षा करती है ये मूल गोप। तो आपको बताना है कि जो ये संरचना होती है वो किसमें नहीं पाई जाती है, मूल गोप किसमें नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। स्वागत है आपका। देखिए अगर बात मूल गोप की करें, आप लोग फिर से सुन लीजिए, जितने भी जलीय पौधे होते हैं उनमें मूल गोप नहीं पाया जाता है। दूसरी बात मूल गोप का काम कार्य क्या है, तो मूल गोप का इतना ही कार्य होता है, यानी और इसका और कुछ कार्य नहीं होता है। जो मुख्य जड़ होती है, यानी जो मुख्य जड़ होती है उसकी जो सेल्स होती है उनकी क्या रक्षा करते हैं। चलते हैं आगे की ओर। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा, जलीय पौधे, यानी जलोद्भिदी, यानी जल में उगने वाले
पौधे, जैसे कि नागफनी हो गया आपका, चलते हैं जैसे जलकुंभी हो गया। चलते हैं 9, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हरे पौधे होते हैं, यानी कि कैसे पौधे हैं, हरे पौधे। और आप लोग जानते हैं हरे पौधे कैसे होते हैं, हरे पौधे होते हैं बच्चा सुपोषी। सुपोषी क्यों इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से और वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे से यानी पृथ्वी से लिया गया जल, यानी मृदा से लिया गया जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसलिए इनको कहा जाता है सुपोषी, यानी कि उत्पादक भी होते हैं दिन के समय। यानी हरे पौधे होते हैं दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, यानी CO2 के अलावा वायुमंडल में, देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। क्यों ऐसा होता है, आप लोग आंसर देते रहिए। सर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर जी आप भी आंसर दीजिए, और टेक्निकल महोदय भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप भी आंसर देने की कृपा करिए। बहुत मजा आ रहा है ना। चलिए दीजिए, ऑप्शन ए है हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, बिल्कुल गलत। यानी कि कोई भी जीव हो, हमने बताया था जो बायोटिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम बायोटिक की बात करेंगे तो चाहे वो पौधे हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, या आपके या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव हों, ये क्या होते हैं, ये बायोटिक होते हैं। ये होते हैं बायोटिक, यानी इसमें रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। अगर हम यहीं पर बेटा आपसे कहें ए बायोटिक, यानी ए बायोटिक क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भूमि हो गया आपका, ए बायोटिक में जल हो गया, और तीसरा क्या हो गया वायु, यानी क्या होता है, ए होता है ए बायोटिक, यानी कि ए ऑप्शन होता है बिल्कुल गलत। यानी हरे पौधे चाहे दिन हो चाहे रात, ये क्या करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये करते हैं श्वसन। ऑप्शन बी हम देखेंगे, हरे पौधे दिन के समय, यानी जो हरे पौधे होते हैं दिन के समय श्वसन करने पर रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। श्वसन करने पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये क्या होते हैं, हरे पौधे चाहे दिन हो चाहे रात श्वसन तो करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिन का लिखा था इसलिए ये क्या होता है, ये भी गलत है। आप लोगों को और बता दें कि हरे पेड़ पौधे दिन में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और रात में भी करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ऑप्शन नंबर सी देखिए आप लोग, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। ऑप्शन डी देखिए, हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते, बिल्कुल गलत बात। यानी कि कंपेयर कराइए आप लोग, क्या ये इससे कंपेयर कर रहा है, यानी दोनों ऑप्शन गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं आगे की, अमरबेल, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो अमरबेल होती है, यानी निम्न में से किस प्रकार का पादप है, यानी कि प्लांट है, किस प्रकार का ये प्लांट है अमरबेल। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, जैसे कि जो बबूल के पेड़ होते हैं, जैसे जिन्हें बबुरी कहते हैं गांव के भाषा में, जिन्हें क्या कहते हैं, बबुरी कहते हैं। यानी बबूल के जो पेड़ होते हैं इन पर अक्सर क्या होता है, इन पेड़ों पर अक्सर क्या होता है, अमरबेल पौड़ा होता है। इस तरीके से कुछ, जैसे कि मान लो ये प्लांट है, यानी कि ये प्लांट है और इस पर हमने क्या कर दिया, इस पे हमने अमरबेल ऐसे करके लटका दी, यानी ये अमरबेल है। और ये क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अमरबेल में, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। यानी ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। यानी कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं।
और आप लोगों को पता होना चाहिए परजीवी किसे कहते हैं बच्चा, यानी पैरासाइट किसे कहते हैं। तो पैरासाइट उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी अपने भोजन के लिए ये पैरासाइट किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर इंसानों की बात की जाए तो इंसान भी क्या है, पैरासाइट है, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। चलते हैं आगे की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कालरा होता है, क्या होता है कालरा, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, या कीटों द्वारा, या टॉक्सिन द्वारा। आप लोग इसका आंसर दीजिए, कालरा क्या होता है, देखिए बताइए। आज बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, क्या बात है, जुड़ते रहिए सभी लोग और सेशन का मजा लीजिए। कालरा होता है बैक्टीरिया द्वारा होता है, यानी जो कालरा होता है ये किसके द्वारा होता है, अगर बात करें तो कालरा होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा। ये किससे रिलेटेड हो जाता है, यानी कालरा किससे रिलेटेड हो जाता है, तो यहाँ से रिलेटेड हो जाता है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या, उसके बाद में डायरिया जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या हो जाती है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है किससे, कालरा से, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की ओर। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा, अब ये जलधाराएं क्या होती हैं, यानी कि जलधाराओं की बात करें तो ये विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा यानी ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, यानी कि इसके बीच से जो धारा चलेगी ऊपर की तरफ वो कैसी होगी, गर्म जलधारा। जो नीचे यानी यहाँ से पोल की तरफ से जो चलेगी जलधारा वो कैसी होगी, ठंडी होगी। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर 12 का कौन सा सही होगा। बताइए, विशाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल वैशाली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सॉरी वैशाली जी स्वागत है आपका। सारे लोग जुड़िए और जोड़ते रहिए एक दूसरे को। देखिए अगर बात करेंगे गल्फ स्ट्रीम, यानी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, दूसरा ऑप्शन है लेब्राडोर जलधारा, तीसरा ऑप्शन है बेंगुला जलधारा, और फिर है कौन सी जलधारा, क्यूराइल जलधारा। एक होती है क्यूरोसिवो जलधारा, जो कहाँ चलती है, जो चलती है आपके प्रशांत महासागर में। आप लोग बताइए क्या ए ऑप्शन सही है, क्या बी सही है, या सी सही है, या डी सही है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अगर गल्फ स्ट्रीम की बात करें बच्चा, गल्फ स्ट्रीम की अगर बात करें तो ये कैसी होती है, गासे गर्म, यानी ये जलधारा जो होती है ये होती है गर्म जलधारा। कैसी जलधारा होती है, ये गर्म जलधारा होती है। लेब्राडोर की बात करें तो ये कैसी जलधारा होती है, ये ठंडी जलधारा होती है। कैसी होती है, ये ठंडी जलधारा होती है। जो बेंगुला जलधारा होता है ये भी कैसी होती है, ठंडी, यानी बगुला पानी में नहाना पसंद करता है तो कैसा होता है, ठंडा होता है। यानी बेंगुला कैसी है, ठंडी जलधारा है। बेंगुला कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और उसके बाद में बात करें ये तीनों, यानी ये जलधाराएं कहाँ चलती हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर और बेंगुला, तो ये चलती है एटलांटिक ओशियन में। यानी ये जो जलधाराएं होती हैं बच्चा, ये एटलांटिक ओशियन में चलती हैं, यानी अटलांटिक महासागर में चलने वाली जलधारा है। और पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में सबसे तेज चलने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम होती है। जो कैसी जलधारा है, जो आपकी गर्मा गर्म जलधारा है, यानी गर्मा गर्म जलधारा है। बहुत अच्छे पढ़ते रहिए। चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है, ठंडी आने वाली है। आप लोग क्या करिए, कंबलों को निकाल लीजिए। ठंडी आ चुकी है, चलो ठीक।
देखिए गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। ए है बेंगुला जलधारा, ऑप्शन बी है कनारी जलधारा, ऑप्शन डी है गल्फ स्ट्रीम और ऑप्शन डी है नॉर्वे की जलधारा। बहुत जल्दी आंसर दीजिए, 13 का आंसर दीजिए। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? अभी तक आंसर नहीं आया है। आंसर भी देते रहिए। देखिए अगर बेंगुला की बात करेंगे तो अभी हमने बताया था, बगुले से याद कर लीजिए कैसी होती है, ठंडी जलधारा होती है। कैसी जलधारा होती है? ठंडी जलधारा होती है। बात किनारी जलधारा की, किनारी की करें यानी किनारे की करें, यानी तालाब के किनारे की करें या किनारी की करें तो एक ऐसी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है। और जैसे ही हमने बताया था गल्फ स्ट्रीम, यानी गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम भी कैसी हो जाती है जलधारा? ये भी ठंडी जलधारा हो जाती है। और बात करें ये तीनों जलधाराएं कहाँ चलती हैं तो ये चलती है अटलांटिक महासागर में। कहाँ चलती हैं बच्चा? अटलांटिक ओशियन में चलने वाली जलधारा होती है। और यूरोप का गर्म कंबल ये किसे कहते हैं तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो विश्व की सबसे तेज चलने वाली क्या होती है? धारा होती है। चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस जलधारा यानी किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? यानी ऐसी कौन सी जलधारा है जो क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो बताइए, पेरू जलधारा है या कैलिफोर्निया जलधारा है या एली नीनो जलधारा या गल्फ स्ट्रीम जलधारा? आप लोग इसका जवाब दीजिए बहुत जल्दी, फास्टली, क्विक फास्ट। 14। बताइए, आंसर देते रहिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलिए देखिए, अगर बात करें पेरू जलधारा की, यानी बात करें पेरू जलधारा की, ये कैसी है? ये भी कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ये भी ठंडी जलधारा, यानी ठंडी जलधारा है, यानी ये ठंडी जलधारा है। बात करें कैलिफोर्निया तो ये भी कैसी जलधारा है? ये भी ठंडी जलधारा है, यानी ये भी कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। और बात करें एल नीनो जलधारा की, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये गर्मा गर्म है, यानी ये गर्म जलधारा है। और ये तीनों धाराएं कहाँ चलती हैं? ये तीनों धाराएं जो हैं चलती हैं कहाँ? प्रशांत ओशियन में, यानी प्रशांत महासागर में चलने वाली ये धाराएं होती हैं। कौन कौन सी? पेरू, कैलिफोर्निया और एल नीनो, यानी प्रशांत महासागर में चलती हैं। तो क्रिसमस के बच्चे की धारा किसे कहते हैं? एल नीनो, यानी एली नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। किसको? एली नीनो को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं। देखिए आगे, गहरा नीला रंग, यानी जो गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा यानी ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहते हैं? क्वेश्चन आएगा ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान, यानी क्या क्वेश्चन आएगा? ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान, और ऐसे लगा होगा क्या? क्वेश्चन मार्क। फिर आप लोगों को देना है जवाब, यानी कि पहला ऑप्शन है क्यूरेशिया जलधारा, दूसरा ऑप्शन है ओयासियो जलधारा, ऑप्शन सी है क्यूराइल जलधारा, ऑप्शन डी है सुसीमा जलधारा। बहुत ही अच्छी जलधारा है। बताइए आप लोग आंसर, 15 का आंसर दीजिए।
विशाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। 15 का डी आंसर आया, सुसीमा जलधारा आंसर। और कोई? देखिए, अगर बात करें क्यूरेशियो जलधारा की तो ये कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। कैसी गर्म? ये गर्म जलधारा है जो कहाँ चलती है? जो आपके प्रशांत महासागर में, यानी प्रशांत महासागर में चलने वाली ये जलधारा है। प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा है। ईओसीओ की बात करें तो एक ऐसी जलधारा, ये भी गर्म जलधारा हो जाती है आपकी। अगर क्यूराइल जलधारा की बात करें तो ये ठंडी जलधारा हो जाती है, जो कहाँ चलती है? जो तीनों ये चलती हैं कहाँ? ये चलती हैं आपकी प्रशांत महासागर में चलने वाली क्या है? ये प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधाराएं हैं। अगर बात करें ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान तो क्यूरेशिया, यानी जो क्यूरेशिया की जलधारा है, जो कैसी गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर में चलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन 16 देखिए क्वेश्चन। हम्बोल्ट जलधारा, यानी जो हम्बोल्ट जलधारा के नाम से किसे जाना जाता है? क्या पेरू की जलधारा को, या ब्राजील की धारा को, या फॉकलैंड की जलधारा को, या एल नीनो की जलधारा को? बताइए आप लोग। जैसा कि एक ऐसी जलधारा है गर्म जलधारा, एल नीनो कैसी है? गर्म जलधारा है। बताइए आप लोग, हम्बोल्ट जलधारा के नाम से किस धारा को जाना जाता है? 16 का जवाब नहीं आया है। चलो हम बताते हैं 16 का क्या होगा। पेरू की जलधारा जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? यानी ऐसा कौन सा सागर है जिसके चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो बताना है चीन सागर, जापान सागर, सार्गेसो सागर और मारामार सागर। बताइए, मारामार सागर, मारा सागर। कौन सा सही जवाब होगा 17 का? 17 का सही जवाब 16 का है। विशाल शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत सही। सर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर जी भी जवाब देंगे। बताइए, कौन सा सागर है जो चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित ही करता है? अभी तक आंसर नहीं आया है। कल सभी लोग टीटी, बिल्कुल कल सभी लोग, यानी कल क्या है? यूपी टेट, यानी यूपी टेट की महामैराथन, यानी यूपी टेट के महामैराथन का है आयोजन, यानी महामैराथन होने वाली है। जिसमें क्या होगा? जिसमें आप लोगों को जो यूपी टेट के इम्पोर्टेंट क्या होंगे? इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों की सीरीज कराई जाएगी। यानी उन क्वेश्चनों की सीरीज कराई जाएगी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग विश्वास के साथ जुड़िए और क्वेश्चनों का आनंद लीजिए। और टाइमिंग क्या रहेगी? तो टाइमिंग 11 से रहेगी, यानी 11 बजे से शुरुआत हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, किस सागर के चारों ओर? तो आपका क्या होगा? चीन सागर, बिल्कुल सही। देखिए 18 निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? यानी गोलार्ध कितने होते हैं? हमने बताया था, ये क्या है? ये सर्कल है, यानी क्या है? ये अर्धगोला है। और इसको ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा सर्कल हो जाएगा, लेकिन दो पार्टीशन में डिवाइड हो गया। यानी ये क्या है? ये विषुवत रेखा है। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। या 0 डिग्री अक्षांश, यानी यह विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी को, हमारे ग्लोब को क्या करती है? दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। और जब ये दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है तो ये क्या बन जाता है? अर्धगोला बन जाता है। यानी ये अर्धगोला बन जाता है। अर्ध को इंग्लिश में कहते हैं हेमी, अर्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेमी। और गोले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फीयर। यानी गोले को इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। और जो डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार से निर्धारित करते हैं। यानी ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है।
तो कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि साउथ की बात कर रहा है। इस गोलार्ध में बहती है, तो बताइए कौन सी वो जलधारा है? क्या फ्लोरिडा की जलधारा है, या केनारी जलधारा है, या हम्बोल्ट या क्यूराइल की जलधारा? 18 का जवाब आना चाहिए। रिया अग्निहोत्री जवाब दीजिए आप बच्चा। देखिए अगर बात करें हम्बोल्ट जलधारा, यानी जो हम्बोल्ट जलधारा होती है वो कैसी जलधारा होती है? दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन और तैयार हो सकते हैं। क्यूराइल जलधारा, केनारी, फ्लोरिडा, जब ये दक्षिण में बहती हैं तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है कि 18 का सी जवाब होगा। और ये तीनों जलधाराएं जो देख रहे हैं ये कहाँ बहेंगी? उत्तर में, उत्तर में बहेंगी। चलते हैं आगे की ओर। देखिए उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्र भाग प्रायः कोहरे को कहते हैं फॉग से घिरा रहता है। इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे कि कोई भाग है वो कोहरे से घिरा है, तो इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन है इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम, यानी गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री धारा बहती है। देखिए गा से गल्फ स्ट्रीम और गा से गर्म, यानी गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? तो ये जलधारा कैसी है? एक गर्म जलधारा है। फिर ऑप्शन बी पढ़िए, इसके निकट लेब्राडोर नाम की समुद्र धारा बहती है। क्या ये सही है? या इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? नन ऑफ दीज। इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या सही होगा? 19 का क्या सही होगा? 19 का बताइए, 19 का बताइए क्या सही होगा? देखिए जो गल्फ स्ट्रीम यानी कि ये जो गर्म जलधारा होती है, और बात करें जो लेब्राडोर जलधारा होती है जो कैसी होती है? ठंडी धारा का क्या होता है? मेल होता है। यानी कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर ये दोनों क्या होता है? मिलती हैं, यानी इनका क्या होता है? मिलन होता है। तो इसके कारण क्या होता है? ए वाला भाग जो होता है फॉग के कारण हमेशा ही घिरा रहता है। क्वेश्चन भी आता है, क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर का मिलन होता है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है। चलते हैं आगे की ओर। 20 निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? यानी कि ये क्या है? ये नहीं कोई जीव नहीं है, कोई जंतु नहीं है। ये क्या है? ये हमारे माइंड को कर देता है डिस्टर्ब, यानी डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? ऑप्शन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना नहीं है। यानी फॉकलैंड धारा, या पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा, या कैलिफोर्निया धारा, या अगुलहास की धारा? बताइए, ठंडी जलधारा नहीं है। 19 का सी। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब 19 का सी। 20 का बताइए। देखिए ठंडी जलधारा की बात करें फॉकलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई और कैलिफोर्निया, तो ये कैसी जलधाराएं हैं? बताइए आप लोग, कैसी जलधाराएं हो सकती हैं? बताइए 20 का। ये कैसी जलधाराएं हैं? ये ठंडी जलधाराएं होती हैं। कैसी जलधाराएं हैं? ये ठंडी जलधाराएं होती हैं। अगुलहास की बात करें तो अगुलहास कैसी जलधारा? ये गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। देखते हैं किसका आंसर आ गया है। बिल्कुल सही। चलते हैं आगे की ओर। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर, यानी दक्षिणी पश्चिमी तट पर, यानी इस तरीके से ए वाला तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? बेंगुला यानी ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट बोल्ट से क्या गर्म यानी किनारी जलधारा, या मोजम्बिका जलधारा? बताइए क्या होगा? दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा का क्या नाम है? 21 का जवाब दीजिए। देखिए अगर बात करें दक्षिणी पश्चिमी तट, यानी जो दक्षिणी पश्चिमी तट है किसका? अफ्रीका का। गांधी जी यहीं गए थे वकालत करने के लिए। अब देखिए दक्षिणी
पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा का नाम क्या है? किसी का जवाब आया है 21 का? अगर बेंगुला धारा की बात करें, यानी जो बेंगुला जलधारा होती है, ये कैसी होती है? दक्षिणी पश्चिमी तट पर चलती है। चलते हैं आगे की और। प्रवाल भित्ति, यानी जो प्रवाल भित्ति यानी जिसको क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं। ये ऑप्शन है जीवों द्वारा निर्मित एक समूह है। ऑप्शन बी है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित क्या है? भित्ति है। ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित एक गर्त है। ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाने वाली एक घास है। तो आपको बताना है प्रवाल भित्ति क्या है। 22 का जवाब दीजिए आप लोग। बताइए 20 का जवाब कोई देगा? 22। देखिए, बात करें जो समुद्र के भीतर चट्टान पाई जाती है, यानी समुद्र के भीतर स्थित होती है। बात हम कोरल रीफ की करें, यानी कोरल रीफ ये क्या है? यानी कोरल रीफ क्या है? तो ये समुद्र के भीतर स्थित, यानी समुद्र के भीतर स्थित क्या होती है? ये चट्टान होती है। जो कहाँ स्थित होती है? ये होती है चट्टान समुद्र में स्थित। और ये चट्टान किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रवाल भित्ति जो होती है, कोरल रीफ होती है, ये किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका आंसर होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं आगे की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। आप लोग इसका जवाब देंगे बिल्कुल सही 23 का। देखिए, आप लोगों को पता है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात आ जाए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति फिर भी क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप में स्थित है, यानी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। चलते हैं आगे की ओर। अर्धदैनिक ज्वार भाटा, यानी जो ज्वार भाटा होते हैं प्रायः कितने समय बाद आता है? अब देखिए आप लोग, ज्वार क्या होता है, यानी ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है? ये कोई बैंगन की सब्जी नहीं होती है, ये कोई बैंगन की सब्जी नहीं होती है। ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है? तो जब समुद्र में लहरें आती हैं, यानी जो महासागर, यानी कहें जो समुद्र होते हैं, जो सी होते हैं, या बोले ओशियन, यानी जो समुद्र होते हैं, उनमें जो लहरें उठती हैं, उनके ऊपर उठने के क्रम को क्या कहते हैं? जब ये ऊपर उठती हैं तो इसको कहते हैं ज्वार, यानी इनको कहते हैं ज्वार। और जब यही लहरें नीचे इस तरीके से जाती हैं तो इनको क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। यानी नीचे गिरने को भाटा, ऊपर उठने को ज्वार। तो ये होता है। तो कह रहा है अर्धदैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? कितने समय के बाद में आता है? तो बता दें आपको, जो 12 घंटा 26 मिनट, यानी 12 घंटा 26 मिनट के बाद में क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था, यानी कि सिजगी प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार के क्या कहा जाता है? बृहद ज्वार कहा जाता है, या सर्वोत्त ज्वार कहा जाता है, या विषुवत रेखीय ज्वार कहा जाता है, या पेरिजियन ज्वार कहा जाता है। देखिए आप लोग, देखिए रिया अग्नोत सर, यू और इस्माइल देखिए, अगर बात करें सिजगी की, यानी सिजगी क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। जैसे कि ये क्या है? ये हमारा सूर्य है। ये क्या है? ये हमारा होता है सूर्य। और सूर्य है, सूर्य से नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध है, बुध। अगर बात करें इसके नजदीक का ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। शुक्र के नजदीक कौन सा होता है? पृथ्वी।
पृथ्वी, पृथ्वी के नजदीक का कौन सा होता है? मंगल, मंगल, मंगल के नजदीक का कौन सा होता है? बृहस्पति। कौन सा होता है? बृहस्पति। बृहस्पति के नजदीक का कौन सा होता है? शनि। कौन सा होता है बच्चा? शनि। और शनि के नजदीक का कौन सा होता है? अरुण। कौन सा ग्रह होता है? अरुण। और बात करें अरुण के नजदीक कौन सा होता है? यानी कि वरुण। यानी कौन सा होता है ग्रह? वरुण होता है, यानी वरुण ग्रह होता है। तो इस तरीके से देखिए हम क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या बताना चाहते हैं, इस तरीके से जब, यानी इस तरीके से जब क्रम हो जाता है, यानी कि एक सीधी रेखा में जब सभी ग्रह और सूर्य एक रेखा में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं सिजगी कहते हैं, उसी को सिजगी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आकार के हिसाब से, यानी आकार के आधार पर, यानी साइज के आधार पर ग्रहों को, यानी जो ग्रह हैं ग्रहों को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी अवरोही क्रम में लिखिए, यानी उल्टे क्रम में लिखिए, तो आप का जवाब क्या होना चाहिए? तब तक आप लोग लिखिए जब तक हम आपको बताते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, क्या तरीका है? 4 ग्रह को ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ऐसे डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 4 इधर के और 4 उधर के, यानी 1 2 3 4 एक रेखा डाल देते हैं, क्योंकि ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या जो है वो कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है, यानी 4 अंदर वाले, 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य वाले, यानी 4 बाह्य ग्रह। अब देखते हैं, देखिए अब ऐसे देखिए आप लोग, एक पहला नंबर होता है, यानी सबसे बड़ा ग्रह अगर है तो कौन सा? बृहस्पति है। दूसरे नंबर का कौन सा हो जाता है आपका? दूसरे नंबर का हो जाता है शनि। तीसरे नंबर की बात करें तो अरुण हो जाता है। चौथे नंबर की बात करें तो क्या हो जाता है बेटा? वरुण हो जाता है। अब देखिए 5वें नंबर का क्या होगा? बात फंसने वाली आ गई। तो आप लोग किस पर रहते हैं, किस ग्रह पर रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं, अपनी पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? 5वें नंबर का ग्रह है। आकार के हिसाब से 5वें नंबर का ग्रह हो जाता है। अगर 6 नंबर की बात करें तो देखिए 6 नंबर का ग्रह कौन सा हो जाता है? 6 नंबर का ग्रह शुक्र हो जाता है। अगर मंगल की बात करेंगे तो मंगल ये 7 नंबर का ग्रह हो जाता है, ये 7 नंबर का ग्रह हो जाता है। बुध की बात करेंगे तो 8 नंबर, यानी कि बुध ऐसा ग्रह है जो सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगर अवरोही क्रम में इसने पूछा है तो आप लोगों को बताना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बृहस्पति होगा, यानी अवरोही क्रम की बात करें, उल्टे क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना होगा बृहस्पति। बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल और सबसे छोटा बुध। ये सारी बातें होती हैं। तो आप लोग क्वेश्चन की तरफ फिर से लौट आइए और इसका जवाब दीजिए। हाँ, आप पढ़ लीजिए फिर एक बार। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था सिजगी प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार, यानी ज्वार को क्या कहा जाता है? बृहत ज्वार कहा जाता है, या सर्वोच्च ज्वार कहा जाता है, या विषुवत रेखीय ज्वार कहा जाता है, या पेरिजियन ज्वार कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, हम बताते हैं आपको। इसको कहते हैं बृहत ज्वार, यानी बड़ा ज्वार, बृहत ज्वार के नाम से जाना जाता है, यानी बृहत ज्वार के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे की ओर। इसका जो ऑप्शन बच्चा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की ओर। देखिए 26 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी हमको राइट वाला देखना है, कौन सा सही है? किसी भी स्थान पर 2 ज्वारों के बीच 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। क्या ये स्टेटमेंट? ऑप्शन बी लघु ज्वार का सामान्य से 20% नीचे ज्वार आता है, यानी 20% नीचे ज्वार आता है। ऑप्शन सी है जब सूर्य
जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहत ज्वार आता है। बिल्कुल सही। इसके पीछे वाला क्वेश्चन जो था यही तो था कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यानी उस तब क्या आता है, बृहत ज्वार आता है। और भी बताया था सूर्य और जितने भी ग्रह हैं कहो तो एक सीधी रेखा में होने पर उसको कहते हैं सिजगी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। और आते हैं बृहत ज्वार। ये भी स्टेटमेंट सही है। लघु ज्वार यानी जो लघु ज्वार होते हैं सामान्य से 20% नीचे ज्वार आता है। बिल्कुल करेक्ट। यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। किसी भी स्थान पर दो ज्वारों यानी कोई भी स्थान है वहां पर जो दो ज्वारों के बीच का अंतर होगा वो 12 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं आगे की ओर। देखिए देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, यानी कि सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। क्या कच्छ की खाड़ी में आता है, या खंबात की खाड़ी में आता है, या फंडी की खाड़ी में आता है, उत्तरी सागर में आता है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, उत्तरी बताइए आप लोग। 27 का जवाब दीजिए। देखिए अगर बात करें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यानी ज्वार की बात करें तो कहाँ आएगा, फंडी की खाड़ी में ये ज्वार आता है। कच्छ की खाड़ी की बात करें तो कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में है। यानी कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में है। चलते हैं आगे की ओर। देखिए विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है, यानी भारत का स्थान कौन सा है। क्या द्वितीय है, तृतीय है, या चतुर्थ है, या प्रथम है। तो क्या है इसका आंसर, आंसर दीजिए। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में आप लोग देख लीजिएगा प्रथम है यानी फर्स्ट। अगर बात करें भारत की तो भारत का स्थान है, द्वितीय स्थान भारत का है। अगर हम भारत में करें बीआरओ यानी बीआरओ की बात करें यानी कि भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो बीआरओ की स्थापना कब होती है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका गठन कब होता है, 1960 में इसका गठन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चलिए ये बिल्कुल सही जवाब। 29 निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्वान है, यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सबसे ज्यादा उनका क्षेत्र कहाँ फैला है। तो देखिए अगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी बात कर रहा है नेशनल हाईवे, यानी किसकी बात कर रहा है, नेशनल हाईवे की बात करें, यानी नेशनल हाईवे की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा क्या आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। जब सब कुछ अपने ही प्रदेश में है तो क्यों ना इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश ही हो जाए। यानी जो राइट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश ही होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या के मामले में भी कैसा है, जनसंख्या के मामले में भी टॉप पर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा की सीटों के मामलों में भी कैसा है, टॉप पर है। यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश भी बहुत ही महान है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, फोर्थ है। इस तरीके से चलते हैं आगे की ओर। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सबसे छोटा है, बताइए आप लोग। अगर बात करें NH-47A की तो ये राजमार्ग जो है सबसे छोटा राजमार्ग है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलिए दूसरी PDF यानी 30 क्वेश्चन और करवाने हैं आप लोगों को, 30 क्वेश्चन।
देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड पीडीएफ का पहला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? क्या झांसी में मिलते हैं, या कानपुर में, या लखनऊ में, या वाराणसी में? आप लोग इसका जवाब दीजिए, कहाँ मिलते हैं। बात करें, अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो हमने बताया था जो डायरेक्शन होती है वो क्या होता है? नॉर्थ यानी ये उत्तर होता है, ये क्या होता है? दक्षिण होता है यानी साउथ होता है। अगर बात करेंगे ईस्ट यानी ये पूरब होता है, और ये क्या होता है? ये वेस्ट होता है, यानी ये क्या होता है? ये पश्चिम होता है। बात करेंगे असम यानी कि सिलचर, यानी ये सिलचर है, यानी सिलचर जो कहाँ है? असम में है, असम राज्य में है, असम राज्य में है। यहाँ पर क्या है? गुजरात, गुजरात के पोरबंदर से ये रोड निकलती है, यानी गुजरात के पोरबंदर से। अगर बात करेंगे यहाँ नॉर्थ में, तो नॉर्थ में श्रीनगर से, यानी नॉर्थ में कहाँ से? श्रीनगर से। और सबसे नीचे क्या है? कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी तक, यानी कन्याकुमारी तक ये होता है। इस प्रकार से रोड। तो पूछ रहा है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कोई बताएगा? बताएगा। तो इसका गलियारा कहाँ मिलेगा? झांसी में मिलेगा, यानी उत्तर प्रदेश में एक कुछ इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से आता है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये गलियारे मिल जाते हैं। कहाँ? झांसी। ये झांसी कहाँ है? अगर झांसी की बात करें तो झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। अगर इन रोडों की बात की जाए तो इसकी जो लंबाइयां हैं वो कैसे हैं? 7300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा क्वेश्चन बता दें आपको, अगर यहीं पर पूछ लिया जाए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसमें क्या होता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, इसमें जो 4 महानगर हैं, यानी कि भारत के 4 महानगर को जोड़ा गया है, यानी भारत के जो 4 महानगर हैं इनको क्या जोड़ा गया है? ये महानगर कौन से हैं? जैसे कि आपका हो गया दिल्ली, यानी कौन सा हो गया? पहला हो गया दिल्ली, फिर कौन सा हो गया? मुंबई, कौन सा हो गया? मुंबई, और कोलकाता, कोलकाता और चेन्नई, यानी चेन्नई, इन जिसका नाम क्या है? मद्रास। इन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगर इसकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करें तो इन रोडों की लंबाई कितनी है? तो 5486 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है, यानी 5486 किलोमीटर लंबाई हो जाती है। किसकी? इन रोडों की, यानी कि इन सड़क की लंबाई हो जाती है। बात करें बीआरओ की, यानी बीआरओ इसका गठन कब हुआ था? यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1960 में, इसका गठन होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं आगे की ओर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जलमार्ग 3, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जलमार्ग 4। आप लोग आंसर दीजिए आंसर। बताइए। अगर राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें, फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 2, फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 3 और राष्ट्रीय जलमार्ग 4, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। अगर बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की, तो ये कहाँ तक जाता है? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया, यानी इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक ये क्या है? ये जल मार्ग है, इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक।
अगर बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की तो ये कहाँ से कहाँ तक है, धुबरी से सदिया तक, यानी धुबरी से सदिया तक ये है। अगर बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की तो ये कहाँ से कोट्टारम से कोट्टम तक ये जलमार्ग है। और ये कहाँ है, ये केरल में है। कहाँ है, केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है। बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, यानी पुडुचेरी। ये सारी बातें होती हैं। किसका आंसर आया अभी तक, किसी का आंसर नहीं। इसकी जो लंबाई है कितनी है, 1620 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अगर धुबरी से सदिया तक की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करेंगे कोट्टम केरल की तो इसकी लंबाई की बात करेंगे बेटा तो ये कितना है, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद में अगर बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1095 किलोमीटर क्या है, 1095 किलोमीटर लंबाई राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की है। तो क्या कह रहा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। चलते हैं आगे। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, मुख्य बंदरगाह कितने हैं तो आपको बता दें 6 हैं, 9 हैं, 11 हैं, 13 हैं। देखिए आप लोग अगर भारत में बंदरगाह पूछे, बंदरगाह जो प्रमुख हैं तो कुल कितने हैं प्रमुख, ये होते हैं 13, यानी 13 बंदरगाह ऐसे हैं जो कैसे हैं, प्रमुख हैं। दूसरी बात 185 क्या 185 बंदरगाह ऐसे हैं, कैसे हैं, 185 बंदरगाह ऐसे हैं जो मध्यम हैं और कैसे हैं, छोटे हैं, यानी ये कैसे हैं, छोटे बंदरगाह हैं। अगर बात करें जो बड़े बंदरगाह हैं, यानी जो ये बड़े बंदरगाह हैं इनका देख रेख यानी इनकी देख रेख कौन करता है, तो इसकी देख रेख करता है, जितने भी बड़े बंदरगाह हैं इनकी देख रेख करती है केंद्र सरकार, यानी भारत सरकार इसकी देख रेख करती है, भारत सरकार के अंदर आते हैं। और जितने ये छोटे यानी जितने छोटे बंदरगाह हैं ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए हैं, यानी इसमें राज्यों का भी हस्तक्षेप होता है और केंद्र का भी हस्तक्षेप होता है, इसलिए इनको समवर्ती सूची के अंदर रखा गया है। इसका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं आगे की ओर। देखिए आप 4 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, तो देखिए क्या कांडला है या मुंबई है या मैंगलोर है या एन्नोर है। तो वे देखिए आप लोग, जैसे कि मान लो ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, सबको पता है कि यहाँ पर क्या है, गुजरात है, यहाँ पर क्या है, गुजरात है। उसके नीचे बात करें तो यहाँ पर क्या है, सबको पता है कि यहाँ पर मुंबई है, मुंबई है। यहाँ पर क्या है, गोवा है। यहाँ पर कर्नाटक की बात कर लें यानी कर्नाटक भी यहाँ पर है। इसके नीचे क्या है, केरल, यानी इस तरीके से बात करें यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु, यानी यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है। इस तरीके से यहाँ पर यानी तमिलनाडु वाले हिस्से पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन्नोर बंदरगाह है। इसका क्या नाम है, एन्नोर बंदरगाह। अगर बात करें गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में आपका कौन सा है, कांडला बंदरगाह। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कौन सा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। और मैंगलुरु यानी मैंगलोर जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। बात करें ये कहाँ से हैं, ये पश्चिम के बंदरगाह हैं,
ये कहाँ के हैं? पश्चिम के हैं। ये कहाँ के हैं? पूर्व के बंदरगाह हैं, पूर्व के बंदरगाह हैं। और तूतीकोरिन बंदरगाह यानी बात करें जो तूतीकोरिन बंदरगाह है जो कहाँ स्थित है, यानी तूतीकोरिन की बात करें जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये तूतीकोरिन बंदरगाह ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में है। ये भी कैसा है? पूर्व में स्थित है, यानी पूर्व दक्षिण में स्थित है। तो आप लोगों का सही जवाब एन्नोर, यानी एन्नोर जो है ये पश्चिम तट पर स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ? ये पूर्व में स्थित है, पूर्व दक्षिण में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बच्चों को पता है कि मुंबई, यानी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी पर की एस्चुरी पर स्थित है? तो बताइए, कोच्चि या मार्गोगोबा या पारादीप या तूतीकोरिन? तूतीकोरिन बताइए कौन सा बंदरगाह ऐसा है जो एस्चुरी पर स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए, अगर बात करें तूतीकोरिन की, तो तूतीकोरिन जो है जुआरी नदी पर ही स्थित है। और इसका जब ना इसका अभी वर्तमान का नाम बात करें, जो तूतीकोरिन का नाम है वो क्या है? बीओ चिदम्बसार, यानी चिदम्बसार इसका नाम है। वर्तमान का इस बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दिया गया और क्या है? बीओ चिदम्बसार इसका क्या हो जाता है? बीओ चिदम्बसार इसका वर्तमान में नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? यानी जो डॉल्फिन नोज नामक क्या है? रॉक से, यानी क्या है? रॉक से, यानी रॉक्स को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। अगर बात करें चट्टान की, जो चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? ये चट्टानें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो इग्नियस रॉक्स, यानी कि इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तीसरा होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। ये होती हैं चट्टानें आपकी। तो आपको बताना है कौन सा बंदरगाह स्थित है इस चट्टान पे? चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम या तूतीकोरिन? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और शानदार जवाब। यानी जो विशाखापट्टनम जो है वो डॉल्फिन नोज नामक रॉक्स पे स्थित है। चलते हैं, ये देखो, नौवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? यानी जो ये परियोजना है ये कहाँ स्थित है, यानी किस बंदरगाह पर स्थित है? कोलकाता या मुंबई या चेन्नई या पारादीप? बताइए आप लोग क्या जवाब हो सकता है। अगर बात करें नौवा बंदरगाह परियोजना की, तो ये पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है ये बंदरगाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागर मार्ग कौन सा है? महासागरों में भी क्या जो ओशियन होते हैं, यानी जो ओशियन होते हैं इनमें भी क्या? इनमें भी मार्ग होते हैं। क्या होते हैं? मार्ग होते हैं। और इनसे हम क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं। किसके माध्यम से? जहाज के, यानी जहाज के माध्यम से हम लोग करते हैं व्यापार। तो बताइए सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? क्या अपना प्यारा सा महासागर हिंद महासागर है, या उत्तरी अटलांटिक महासागर है, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, या प्रशांत महासागर? पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा व्यस्ततम महासागर भी यही है, यानी प्रशांत महासागर बिल्कुल सही जवाब होगा। 10 निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? यानी विश्व का ऐसा कौन सा बंदरगाह है? अब देखिए आप लोग, देखिए ब्राजील,
ब्राजील ले चलते हैं, यानी ब्राजील के जंगलों में आप लोगों को घुमाने के लिए ले चलते हैं। और ब्राजील में क्या होता है, ब्राजील में होता है कॉफी का, क्या होता है, कॉफी का उत्पादन होता है। कहाँ होता है उत्पादन, उत्पादन होता है ब्राजील में। और एक इम्पोर्ट भी, यानी कि निर्यात भी यहाँ से अधिक कॉफी की जाती है, यानी निर्यात भी कहाँ होता है, ब्राजील में। अब देखिए आगे क्या हम बताना चाहते हैं, यानी कि अगर बात करें कॉफी पोर्ट की, यानी कॉफी पोर्ट की बात करें, यानी कॉफी पोर्ट की बात करें तो ये कहाँ है, कॉफी पोर्ट। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये कॉफी मार्केट कहाँ है, यानी कॉफी मार्केट कहाँ है। तो इन सारी चीजों की भी चर्चा करेंगे। अगर कॉफी पोर्ट की बात करें बच्चा, यानी कॉफी पोर्ट की बात करें तो ये कहाँ है, ये है सेंटोस, यानी सेंटोस में है। और सेंटोस कहाँ है, आपके ब्राजील में है। अगर कॉफी मार्केट की बात करें तो ये साओ पालो, यानी साओ पालो में है। दूसरी बात क्या, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कॉफी, यानी जो कॉफी है इसमें कौन सा एल्केलाइड्स पाया जाता है, यानी कॉफी में क्या पाया जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कॉफी में कैफीन, यानी क्या पाया जाता है, कैफीन नामक एल्केलाइड्स पाया जाता है। दूसरा जवाब हो सकता है कि जो आप लोग गर्मा गर्म चाय पीते हैं, यानी चाय में कौन सा एल्केलाइड्स पाया जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए चाय में क्या पाया जाता है, थीन। क्या पाया जाता है, चाय में थीन एल्केलाइड्स पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड्स पाया जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि तंबाकू में पाया जाने वाला जो एल्केलाइड्स होता है, जो ये एल्केलाइड्स होता है उसका नाम है निकोटीन, यानी क्या पाया जाता है, निकोटीन। ये सारे क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट। तो बताइए बंदरगाह का, विश्व का कॉफी बंदरगाह, यानी कॉफी पोर्ट के नाम से किसको जानते हैं, सेंटोस को जानते हैं। यहीं पर अगर क्वेश्चन होता है कॉफी मार्केट के नाम से किसे जानते हैं, तो साओ पोलो को जानते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। चलते हैं, अगर पूछे कॉफी मार्केट तो आपका जवाब होना चाहिए साओ पालो। आपका क्वेश्चन हो कॉफी पोर्ट किसे कहते हैं, यानी कि कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सेंटोस, विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की ओर। आप क्वेश्चन नंबर 11, वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक के तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है। मारा क्यों, मारा क्रूपेने, यानी वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक के तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है। मारा क्यों, मारा क्रूपेने। पहला ऑप्शन है काराकस, दूसरा ऑप्शन है मराकैबो, ऑप्शन सी है मराके करूपेनो। बताइए आप लोग इसका जवाब क्या हो सकता है 11 का, बताइए। देखिए अगर बात करेंगे मराकेबो, यानी मराकेबो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो ये पत्तन है ये विकसित किया गया है कहाँ, वेनेजुएला में। चलते हैं आगे की ओर। गंगा नदी, यानी जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, यानी जो राष्ट्रीय नदी है, गंगा नदी कैसी है, राष्ट्रीय नदी है। अगर बात करें गंगा नदी की तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से ये प्रवाहित होती है। कहाँ से निकलती है, ये गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। अगर बात करें इस गंगा नदी की लंबाई कितनी है, यानी इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और क्वेश्चन कहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें इसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, यानी पद्मा नाम से बांग्लादेश में इसको जाना जाता है। दूसरी बात सांगपो, यानी सांगपो कहाँ जाना जाता है, चाइना, यानी चाइना कहें तो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। यानी कि जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र एक में मिलती हैं तो इसको क्या जानते हैं, मेघना के नाम से जाना जाता है।
जमुना के नाम से भी गंगा को जाना जाता है। किसके नाम से? जमुना के नाम से भी जाना जाता है जब यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। चलते हैं आगे की ओर। 13 गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी ये गंगा है, ये गंगा की जलधारा है, ये ब्रह्मपुत्र की जलधारा है। तो ये जलधारा जो मिल रही है इसको किस नाम से जानते हैं? क्या पद्मा या जमुना या मेघना या सांगपो? आप लोग इसका दीजिए विल करेक्ट आंसर। 13 का क्या जवाब होगा? तो आपको बता दें, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिलती है तो इससे क्या बनता है? मेघना, यानी मेघना नदी बन जाती है। चलते हैं आगे। किस हिमालय की चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? नंगा पर्वत, धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 14 का राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए, अगर बात करें कंचनजंगा की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8598 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, यानी हाइट है। और ये कहाँ? ये सिक्किम में कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित होती है। ये कौन सी चोटी? कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी के अनुसार आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 8848 मीटर, यानी 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन यहीं पर क्या होता है? जो चाइना यानी जो चीन के वैज्ञानिक हैं, यानी चीन के जो वैज्ञानिक हैं या सर्वेयर हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। 8850 मीटर है। दूसरी बात, अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात करेंगे नंगा पर्वत, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? आप लोग बताइए, इसकी ऊंचाई कितनी है? बताइए। भूल रहे हैं। 7800 कुछ है, मतलब इसकी ऊंचाई 7800 प्लस में, यानी 7800 प्लस में कुछ, मतलब ध्यान नहीं आ रहा है। धौलागिरी की आप लोग बताइए। धौलागिरी की बात करेंगे तो इसकी 8172 मीटर क्या है? ऊंचाई है 8172 मीटर। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? नेपाल में जाना जाता है। बताइए किसे जाना जाता है? कंचनजंगा, यानी कंचनजंगा जो कहाँ? सिक्किम में स्थित है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसको? बताइए। कंचनजंगा को? नहीं, बिल्कुल नहीं, कंचनजंगा को नहीं। इसको जानता है माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट को जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सागर माथा के नाम से। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। और जो चाइनीज वैज्ञानिक है उनके अनुसार 8850 मीटर। चलते हैं आगे। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानेउमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, थाईलैंड में? इसका जवाब क्या होगा? बताइए। अगर बात करें हिमालय पर्वत की अराकानेउमा कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में ये स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन पाए जाते हैं, या उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, या मानसूनी वन पाए जाते हैं, या उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं? सुनिए, जो सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वनों के लिए 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है। यानी जो सदाबहार वन होते हैं उनके लिए क्या होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और इनमें कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं? तो जैसे महोगनी हो गया, यानी महोगनी के पेड़ हो गए, बांस के पेड़ हो गए, यानी बांस क्या है? बांस एक झाड़ी है, यहाँ उगती है। अगर बात करें आर्द्र मानसूनी वन, यानी आर्द्र मानसूनी की बात करें तो यहाँ पर
क्या होता है यहाँ पर, ये जो है हाँ आर्द्र मानसूनी वन है। यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। अगर पतझड़ की बात करेंगे तो यहाँ 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बारिश की क्या होती है, आवश्यकता होती है तक। पर्वतीय वन या पर्वत पर उगने वाले वन होते हैं पर्वतों पर। तो बताइए देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 16 का कौन सा सही होगा? पतझड़ वाले वन, यानी पतझड़ वाले जो वन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? पतझड़ वाले वन कौन कौन से हो सकते हैं? ये पतझड़ वाले वन जैसे कि इसमें कौन कौन से पेड़ आ सकते हैं, जैसे शीशम हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, सागौन हो गया, आम हो गया। ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और भारत के जो प्रायद्वीपीय वाले भाग होते हैं आंध्र प्रदेश में भी ये वन पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें राजस्थान में भी वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वन देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। चलते हैं आगे की ओर। इसका क्वेश्चन का ठीक है। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, यानी 200 सेंटीमीटर से कैसी, 200 सेंटीमीटर से अधिक, तथा वार्षिक औसत तापमान 24 सेंटीमीटर के आसपास, यानी वार्षिक जो टेम्परेचर है वो 24 सेंटीमीटर के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बताइए आप लोग। पर्वतीय वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, या सदाबहार वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन। सदाबहार वन सुनिए, सदाबहार जो वन होते हैं वो सदाबहार इनका नाम क्यों पड़ा? यानी कि सदाबहार इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये हमेशा कैसे रहते हैं, ये हमेशा सदाबहार रहते हैं। क्यों रहते हैं सदाबहार? क्योंकि यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। दूसरी बात यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, ये ऊंचाई को पाने के लिए, यानी सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए एक दूसरे से अधिक बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, इसमें पतझड़ होता रहता है। जैसे पतझड़ हो गया एक पेड़ में तो दूसरा पेड़ कैसा है, हरा भरा है, यानी कि एक को छोड़कर एक, इस तरीके से वहां पर पूरी तरीके से पतझड़ नहीं होता है। और वहां के वन कैसे होते हैं, सदा हरे भरे होते हैं, इसलिए सदाबहार वन कहा जाता है। अब बात करें पर्वतीय वन, यानी पर्वतों पर जो वन पाए जाते हैं उनमें जो पेड़ होते हैं, पर तो पर्वतों पर क्या होता है बच्चा, जैसे कि जो पर्वतों पर वन पाए जाते हैं तो वहां पर जैसे कुछ बर्फ भी वगैरह होती है। जैसे कि इस तरीके से जाएंगे तो टेम्परेचर क्या घटता जाएगा, यानी टेम्परेचर घटता जाएगा। तो यहाँ पर बर्फीला, मान लो यहाँ पर कैसा बर्फ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो पेड़ पाए जाएंगे उनका आकार कुछ ऐसा होगा। इनका आकार कुछ ऐसा होने का कारण ये है कि इनके ऊपर जो बर्फ गिरेगी, यानी इनके ऊपर जो बर्फ गिरेगी वो क्या नीचे खिसक जाएगी, इसलिए यहाँ पर इस तरीके के वन पाए जाते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब 17 का क्या होगा? सही जवाब 17 का सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर उष्णार्द्र सदाबहार वन की बात करें तो इसका एक करेक्ट आंसर होगा दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन या पतझड़ वन। देखिए मैंग्रोव पतझड़ वन भी दो प्रकार के होते हैं, यानी आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़ वन, यानी शुष्क पतझड़ वन, ये दो प्रकार के होते हैं। ये आर्द्र में क्या होता है और शुष्क में क्या होता है। आर्द्र में जो है आपका 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होना चाहिए। अगर शुष्क की बात करें तो 70 से लेकर के 120, यानी 70 से लेकर के 120 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। मानसूनी वन की बात करें तो मानसूनी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर मानसून सर्वाधिक आएंगे तो वहां पर मानसूनी वन होंगे।
अगर बात करें मैंग्रोव वन, अब देखिए मैंग्रोव वन किसे कहते हैं, जैसे कि जो नदियां होती हैं वो क्या करती हैं, जब नदियां सागर या महासागर में जाकर के मिलती हैं तो अपने साथ कुछ मिट्टी लेकर के चलती हैं, और जहां पर ये मिलती हैं वहां पर क्या डेल्टा जैसा बना देती हैं, यानी डेल्टा बना देती हैं। यानी जैसे ये नदी आई, ये क्या, ये समुद्र है, ये समुद्र है, यहाँ पर मिल रही है तो ये अपने साथ में क्या, ये अपने साथ में मिट्टी लेकर के आए और यहाँ पर क्या, यहाँ पर बना दिया डेल्टा जैसा, यानी यहाँ पर डेल्टा बना दिया। अब यहाँ डेल्टा में क्या होता है, यहाँ पर मैंग्रोव वन, यानी यहाँ पर मैंग्रोव वन तैयार होते हैं। और ये मैंग्रोव वन की एक खासियत है कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं इनकी जो टहनियाँ होती हैं एक दूसरे से हिलगी होती है, यानी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसके कारण ये बहुत ही घना होता है। जब भी कोई तटीय इलाके में चक्रवात आते हैं, जब तटीय इलाके में चक्रवात आते हैं तो ये मैंग्रोव वन क्या करते हैं, इन मैंग्रोव वनों की सहायता से वहाँ की रक्षा हो सकती है। और ये सिर्फ डेल्टाई क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अगर बात करें सुंदरबन का डेल्टा, यानी कि जो पश्चिम बंगाल में है, ये सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और इसमें कैसे पेड़ पाए जाते हैं, तो इसमें सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, वो सुंदरबन के डेल्टा में ही पाए जाते हैं। तो आप लोग इसका आंसर अब शायद दे सकेंगे, 18 का आंसर। 18 का देखिए मैंग्रोव वन, यहाँ पर दलदल लिखी है तो यहीं से आप लोग जान सकते थे, दलदल यानी डेल्टाई क्षेत्र। चलते हैं आगे की ओर, ना तो शोला होगा, ना शबनम होंगी, और ना तो पतझड़ वन होगा। चलते हैं आगे की ओर। देखिए भारत में मैंग्रोव, अब हमने बताया था कि जो मैंग्रोव वन होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं डेल्टाई क्षेत्र में। और ये डेल्टा क्या होता है, जो नदियां होती हैं, यानी बेटा जो नदियां होती हैं जब ये समुद्र में जाकर के मिलती हैं, यानी समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो ये नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है जो इस मुहाने पर क्या करती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, यानी कि अपने किनारे से लग जाती है मिट्टी। यहाँ पर होता है डेल्टा का निर्माण, यानी यहाँ पे दलदली भूमि हो जाती है। और अगर भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन, यानी सुंदरबन, वहां पर डेल्टा है। और उस सुंदरबन में क्या पाए जाते हैं, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, जो बिल्कुल कैसे होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, इसलिए इनको सुंदरबन का डेल्टा नाम दिया जाता है। का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, गोवा में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। विल बी करेक्ट आंसर, बताइए कौन सा हो सकता है। 19 का सही जवाब क्या होगा, देखिए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब, यानी पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। दूसरी बात 20, भारत में चंदन की लकड़ी, यानी जो चंदन की लकड़ी है के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या असम की पहाड़ियों में मिलेंगे, या शिवालिका की पहाड़ियों में मिलेंगे, या नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेंगे, या सतपुड़ा की पहाड़ियों में मिलेंगे। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। देखिए भारत में चंदन की लकड़ी, यानी चंदन की लकड़ी कहाँ मिलेगी, तो चंदन की लकड़ी कहाँ मिलेगी, यानी तटीय वाले भाग में मिलेगी, यानी तटीय वाले भाग में चंदन की लकड़ी मिलेगी। देखिए तटीय इलाका कौन सा है, नीलगिरी, यानी तमिलनाडु। नीलगिरी कहाँ है, ये तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि मान लो ये डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो तमिलनाडु है, यहाँ पर है तमिलनाडु, और जब पूर्व और दक्षिण मानसून, यानी कि सही, यहाँ से जब मानसून उठेगा
तो कहाँ, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में क्या बारिश भी होगी। तो इसलिए नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या पाए जाते हैं, चंदन, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश भी होगी, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी। चलते हैं, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है, तो हुबली या नई दिल्ली या मुंबई या जबलपुर। बताइए 21 का सही जवाब क्या होगा। देखिए, 2 जोनों की बात की जाए तो मुंबई, यानी कि विश्व धरोहर में भी जोनों को शामिल किया गया है, आप लोग पढ़ लेना। चलते हैं आगे की ओर। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी, यानी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है, माउंट एकांकगुआ जो है उत्तरी अमेरिका, यानी जो नॉर्थ अमेरिका है, उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का जो नाम है वो क्या है, माउंट एकांकागुआ। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और इस माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। ये किसके अनुसार है, ये एनसीईआरटी के अनुसार है, एनसीईआरटी के अनुसार 8848 मीटर। अगर चीन साइबरों के अनुसार देखें, यानी चीन साइबरों के अनुसार या वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो इस चोटी की जो ऊंचाई है बेटा वो 8850 मीटर, इसकी क्या 8850 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। अगर यहीं पर बात हम करें कंचनजंगा, यानी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए कि सर कंचनजंगा जो है वो कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे आप लोगों को कि कंचनजंगा जो है बेटा वो सिक्किम में स्थित है। तो आपका फिर से जवाब होना चाहिए कि इस कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो हम आप लोगों को तुरंत जवाब देंगे कि इस कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं इम्पोर्टेंट। अगर बात करें भारत में स्थित, यानी कि पहले अवस्थित था, अब भारत में स्थित कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, तो कौन सी, K2, यानी K2 जिसको क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, यानी गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सबसे अच्छा जवाब कौन सा होगा, माउंट एकांकागुआ। चलते हैं आगे की ओर। निम्न में से कौन सा एक बलित पर्वत है, यानी बलित पर्वत कौन सा है, सह्याद्री है, सतपुड़ा है, नीलगिरी या हिमालय है। देखिए ये हिमालय वाला पार्ट होता है, यानी ये हिमालय वाला पार्ट होता है, ये नीलगिरी, सह्याद्री और सतपुड़ा। अब बताइए आप लोग क्या हो सकता है आंसर, 23 का आंसर क्या हो सकता है। देखिए आप लोग, अगर हिमालय की बात करें, हिमालय कैसा बलित पर्वत है, इसका मतलब है बलित पर्वत, ये नया पर्वत भी है, यानी हिमालय एक बलित पर्वत है। चलते हैं आगे। बरमूडा, यानी बरमूडा त्रिभुज में आज तक जो गया है वो क्या रह ही नहीं गया है, किस महासागर में अवस्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। बताइए इसका जवाब, 24 का जवाब दीजिए। क्या ये सही है जो लिखा है 24? देखिए बात करेंगे बरमूडा त्रिभुज में जो गया है वो कहाँ चला गया है, वो ऊपर ही चला गया है, यानी कि जो गया वो क्या खो गया, क्या हो गया क्या हो गया, चलो कुछ नहीं हुआ, क्लास चलेगी आपकी। बात करें बरमूडा त्रिभुज, हम बता रहे थे बरमूडा त्रिभुज के बारे में। इस बरमूडा त्रिभुज की बात करें तो किस महासागर में,
तो हमारा जो प्रशांत महासागर है यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में बरमूडा त्रिभुज स्थित है। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यानी हमारा प्यारा प्रदेश, हमारा न्यारा प्रदेश, हमारा सबसे अच्छा प्रदेश, इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी नहीं, उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश, यूपी। कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा है? बताइए। माता टीला या रिहंद या मेजा या रिहंद या रामगंगा? तो बताना है आपको जवाब, और इसका जवाब क्या हो सकता है 25 का। तमसी सिंह, स्वागत है आपका, जुड़ते रहिए। क्या हुआ बच्चा? 25 का जवाब क्या होगा? देखिए 25 का, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचे बांध की बात की जाए, यानी सबसे ऊंचा क्या, सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए, यानी सबसे ऊंचा बांध जो है वो रामगंगा नदी पर है। आप लोग याद रखना कि गंगा यानी गंगा और रामगंगा ये दोनों नदियां अलग अलग हैं। यानी गंगा एक कैसी नदी है? राष्ट्रीय नदी है। और इस गंगा की बात करें तो इस गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर क्या गंगा की लंबाई है, 2525 मीटर। अगर बात करें हमारे उत्तर प्रदेश में, यानी अगर उत्तर प्रदेश में पूछे गंगा की लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई है बेटा 1140 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किस उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई 1140 किलोमीटर है। और बात करें जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है। और कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। यानी कि अगर बात करें कि सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए रामगंगा। रामगंगा भी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से भी निकलती है। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सिफारिश स्थापित किया गया है। बताइए। बलरामपुर यानी झांसी में, या इटावा में, या महाराजगंज में, या पीलीभीत में? बताइए आप लोग। बलरामपुर में, या इटावा में, या महाराजगंज, या पीलीभीत में? 26। देखिए 26 का बात करें अगर बब्बर शेर की बात करें, कौन सा शेर? बब्बर शेर। तो आप लोग जानते हैं कि इटावा में क्या है? इटावा में है लायन सफारी, यानी लायन सफारी। कौन कौन घूमने गया है यहाँ पर? कौन कौन घूमने गया है? और इटावा कैसा? बहुत ही सुंदर, यानी ओडीएफ में घोषित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला, यानी उत्तर प्रदेश का जो पहला जिला है वो कौन सा है? इटावा है। इटावा एक ऐसा जिला है जो ओडीएफ में यानी स्वच्छता के मामले में सबसे टॉप पर रहा था। वो कौन सा जिला है? इटावा। और इसी इटावा जिले में बब्बर शेर सिफारिश स्थापित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न का सही सुमेल चुने। नवाबगंज पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार, या रामसरपुर पश्चिम बिहार, पार्वती औरंगा पश्चिम बिहार? ऑप्शन लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ सुमेलित करना है। 27 का जवाब क्या होगा? बताइए आप लोग। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है? रामसरपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? पार्वती औरंगा पश्चिम बिहार कहाँ है? बताइए आप लोग इसका जवाब। बात करें अगर नवाबगंज पश्चिम बिहार की, तो देखिए ये कहाँ है? ये उन्नाव में है, यानी कि यहाँ से
70 किलोमीटर दूर नवाबगंज में ये क्या है, नवाबगंज पक्षी विहार है। बात करेंगे ओखला पक्षी विहार की, तो ओखला पक्षी विहार कहाँ है, तो ओखला पक्षी विहार ये कहाँ है, ये गाजियाबाद में है, ये गाजियाबाद में है। इसके बाद में देखिए आप लोग कि रामसरपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो ये आपका है रायबरेली, यानी कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर पड़ता है रायबरेली। पार्वती की बात करें तो पार्वती गोंडा से संबंधित हो जाती हैं, यानी कि शंकर जी गुस्सा हो जाएंगे, यानी नाराज हो जाएंगे, तो थोड़ा शिष्टाचार के साथ पार्वती माता यानी पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये गोंडा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की ओर। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक या देखिए प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। अब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं क्या, इस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं क्या, इनको कहते हैं प्रोड्यूसर, यानी इसको कहते हैं उत्पादक, यानी क्या कहते हैं इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं इनको कहते हैं उत्पादक। और यही उत्पादक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब पूछ रहा है किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो जो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं इनको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यानी कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का एक ही काम होता है, क्या काम होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में किससे भोजन ग्रहण करते हैं, तो प्रोड्यूसर से भोजन ग्रहण करते हैं, यानी पेड़ पौधों से ये भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता कैसे हो जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं कैसे, शाकाहारी हो जाते हैं, यानी कैसे हो जाते हैं, शाकाहारी हो जाते हैं। दूसरी बात अगर यही प्राथमिक उपभोक्ता का भोज्य पदार्थ के रूप में अगर द्वितीय उपभोक्ता करता है, द्वितीय उपभोक्ता, इस तरीके से खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। ये इसका फर्स्ट पोषण स्तर होता है, यानी फर्स्ट पोषण स्तर, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है सेकंड पोषण स्तर होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग समझ गए होंगे कि प्राथमिक उत्पादक यानी ना बिल्कुल गलत, यानी ये शाकाहारी नहीं होते हैं बल्कि पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो अपना भोजन पेड़ पौधों से ग्रहण करता है, यानी पेड़ पौधों से क्या करता है, पेड़ पौधों से ग्रहण करता है। इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी की श्रेणी में रखते हैं। अगर अपघटन की कर्ता की बात करें, यानी इसको कहते हैं डीकम्पोजर, यानी डीकम्पोजर की बात करें बेटा तो ये क्या होता है, तो जो डीकम्पोजर की बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी, यानी इनको प्रकृति का मेहतर कहते हैं। इनका क्या काम है, इनका एक ही काम है कि जो सड़े गले पदार्थ हैं यानी उनका क्या डीकम्पोजिशन करना, यानी कि उनको अपघटित करके क्या उसको मिट्टी में मिला देना और उससे अपना पोषण प्राप्त करना, ये इनका काम है। इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। चलते हैं आगे की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र, जैव भू रसायन, भूगर्भीय या भू रासायनिक चक्र। 29 का जवाब दीजिए, 29 का क्या जवाब होगा, देखिए जैव भू रासायनिक चक्र, यानी जो तत्वों का जो तत्व यानी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो चक्रण होता है उसको क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में या शीतोष्ण घास प्रदेश में या सवाना घास के मैदान में।
30 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। मिस खुशबू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है। हम बार बार आप लोगों को बताते हैं, हम बार बार आप लोगों को बताते हैं। मिस खुशबू ने ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही जवाब। हम आप लोगों को बताते हैं जहां पर सर्वाधिक वर्षा होगी, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होगी वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता होगी, वहां पर सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी होगी। देखिए आप लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अगर सदाबहार भी देख लें आप लोग, सदाबहार भी देख लें तो वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सदाबहार वन होते हैं, जो सदाबहार वन होते हैं उसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है इन सदाबहार वनों में। आज का देखते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत बच्चा धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। चलते हैं आगे की ओर। लाइक सब शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल को पुश करना ना भूलिए। देखिए कल आप लोगों का लेखपाल महोत्सव लेखपाल महोत्सव का बैच तो चल ही रहा है, साथ में यूपीटीटी का क्या है, यूपीटीटी का है महामैराथन, यानी यूपी टेट का महामैराथन चलने वाला है कल। इसमें क्या होगा, ये सीरीज चलेगी आपकी 11 बजे से, 11 बजे से महामैराथन का आयोजन होगा, यानी 11 बजे से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे। इस श्रृंखला में अच्छे अच्छे टीचरों के द्वारा। सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो क्या करना है आप लोगों को, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तब तक के लिए रखते हैं, आप लोग इजाजत दीजिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।